अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्टे टू विद आर चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम घटना सार करंट अर्धवार्ष की पार्ट 7 पढ़ेंगे। पिछले सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को विभिन्न सम्मेलन, प्रदर्शनी, महोत्सव और मेलों के साथ। पहला टॉपिक है मैरीटाइम इंडिया समिट 2021। 2 मार्च से 4 मार्च 2021 तक आयोजित वर्चुअल मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मैरीटाइम इंडिया समिट का इस वर्ष का विषय था भारतीय समुद्री क्षेत्र में व्यापार में संभावित अवसरों की खोज करना और आत्मनिर्भर भारत बनाना। ठीक है, मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 भारत सरकार के केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्रालय की प्रमुख पहल है, तो मंत्रालय अवश्य याद रखिएगा। अब बात करते हैं विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 फरवरी 2021 को विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का उद्घाटन किया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, टेरी के द्वारा। टेरी अर्थात द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ये दिल्ली स्थित एक इंस्टीट्यूट है। इसके साथ ही वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भी शामिल था। क्लियर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने का रास्ता जलवायु न्याय से होकर गुजरता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप निबंध वगैरह में प्रयोग कर सकते हैं। सम्मेलन की थीम क्या थी? सबके लिए सुरक्षित एवं संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य। इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। ग्लोबल चीफ्स ऑफ एयर स्टाफ सम्मेलन 3 फरवरी से 4 फरवरी 2021 के बीच ग्लोबल चीफ्स ऑफ एयर स्टाफ सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। इसकी मेजबानी भारतीय वायुसेना ने की। सम्मेलन का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। ठीक है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021, इस महोत्सव का आयोजन 12 से 16 जनवरी 2021 के बीच किया गया। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती थी, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महोत्सव का केंद्रीय विषय था युवा उत्साह नए भारत का। थीम याद रखिएगा, साथ में याद रखिएगा 12 जनवरी को होता है राष्ट्रीय युवा दिवस और इसी दिन आयोजन किया गया राष्ट्रीय युवा महोत्सव का। इसके द्वारा इसका आयोजन होता है। 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव वर्चुअल माध्यम में आयोजित किया गया। यह महोत्सव युवा मामलों और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किसी एक राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाता है। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम संगोष्ठी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में 4 से 27 फरवरी 2021 तक चलने वाले इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इसका विषय था बांधों और नदी घाटियों का सतत विकास। ठीक है, इसमें देश विदेश के 300 से अधिक जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय जल आयोग, बांध पुनर्वास सुधार परियोजना, ड्रिप और राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना NHP के संयुक्त प्रयास से इसका आयोजन किया गया, इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम संगोष्ठी का। ठीक है, आगे बात करते हैं 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 की। 9 जनवरी 2021 को 16वें प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का वर्चुअल रूप से आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन विदेश मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, प्रमुख कार्यक्रम है। यह विदेश में रहने वाले भारतीयों के साथ जुड़ने तथा संबंध स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन 2021 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन 2021 का उद्घाटन भाषण दिया। इसका विषय था राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए माप पद्धति। ठीक है, मेट्रोलॉजी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ नेशन। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य राष्ट्र को समर्पित किया और राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला भी रखी। याद रखेंगे। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस इडुकोन 2020 का आयोजन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 7 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड सम्मेलन इडुकोन 2020 का उद्घाटन किया। इडुकोन 2020 की मुख्य थीम क्या थी? इन्विजनिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस। याद रखिएगा, थीम पूछी जा सकती है। इन 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय भटिंडा द्वारा ग्लोबल एजुकेशन रिसर्च एसोसिएशन गेरा के सहयोग से किया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक री इन्वेस्टमेंट 2020।
तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश एक्सपो रीइन्वेस्ट 2020 का आयोजन 26 और 28 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के साथ किया गया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका विषय याद रखिएगा, रीइन्वेस्टमेंट 2020 का सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, साथ में आप नवीकरणीय ऊर्जा के जो लक्ष्य हैं भारत के, उनको याद रख सकते हैं। 2022 तक अक्षय ऊर्जा 175 गीगावाट, वहीं 2030 तक 450 गीगावाट का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भारत ने निर्धारित किया है। 13वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 9 नवंबर 2020 को 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन UMI का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया। एक दिवसीय सम्मेलन का केंद्रीय विषय था शहरी गतिशीलता के उभरते रुझान। याद रखना है, 13वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया था? हरदीप पुरी ने, जो कौन है? राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार। याद रखेंगे। आगे बात करते हैं भारत नॉर्डिक बाल्टिक CII कॉन्क्लेव। 5 नवंबर 2020 को भारत नॉर्डिक बाल्टिक CII कॉन्क्लेव का वर्चुअली आयोजन किया गया। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने संयुक्त रूप से किया। इसकी थीम थी नई दुनिया में विकास के लिए नवाचार संचालित भागीदारी। कॉन्क्लेव में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया। यह सम्मेलन सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास पर केंद्रित था। आगे बात करते हैं 12वीं ब्रिक्स शिखर बैठक 2020। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आह्वान पर 17 नवंबर 2020 को रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स शिखर बैठक का डिजिटल माध्यम से आयोजन किया गया। इसका आप केंद्रीय विषय याद रख सकते हैं, वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवप्रवर्तक विकास। इस शिखर सम्मेलन में भारत को 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी सौंपी गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, आप जानते हैं ब्रिक्स में जो मेजबानी मिलती है वह जिस क्रम में ब्रिक्स है उसी क्रम में मिलती है। सबसे पहले ब्राज़ील को मिली होगी, फिर रसिया को, फिर इंडिया को, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका को। तो जो 12वां था वह रसिया ने किया है, तो अगला वाला इंडिया को मिलेगा 13वां, और जो 14वां होगा वह चाइना को मिलेगा। क्लियर। आगे देखते हैं चौथा वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन 2020। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 16 सितंबर 2020 को चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय था इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पेंडेमिक। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य आयुर्वेदिक प्रतिरक्षा मॉडल को वैश्विक स्तर पर हेल्थ एज वन और यूनिटी थ्रू आयुर्वेद नाम से समाधान के रूप में प्रदर्शित करना है। अब देखते हैं अगला टॉपिक, जिसमें है आयोग और समितियां। पहली समिति है शहरी सहकारी बैंक पर 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति। ठीक है, किस पर आधारित है? शहरी सहकारी बैंक पर, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पर। फरवरी 2021 को RBI ने मामलों की जांच करने, क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करने के लिए प्राथमिक सरकारी बैंक UCB पर 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? RBI के पूर्व गवर्नर NS विश्वनाथन। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हेतु समिति। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन 8 जनवरी 2020 को किया। समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। ये ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, समिति के सदस्यों में केंद्रीय मंत्री, प्रतिष्ठित नागरिक, इतिहासकार, लेखक वगैरह शामिल थे। इसमें IAS वगैरह भी शामिल थे। साथ में समिति 23 जनवरी 2021 से प्रारंभ हुए 1 वर्षीय स्मरणोत्सव गतिविधि का निर्णय लेगी। केंद्र संस्कृति मंत्रालय द्वारा नेताजी के जन्म को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो आपको याद रखना है 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। अब बात करते हैं किशन रेड्डी समिति के बारे में। जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने लद्दाख की भाषा, संस्कृति, भूमि के संरक्षण के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री किशन रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। तो चूंकि ये UT संबंधित है तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा। समिति केंद्र शासित प्रदेश के विकास में नागरिकों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगी। आगे बात करते हैं शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु पैनल का गठन। नीति आयोग ने शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली सुधारों की शुरुआत करने के लिए 14 सदस्यीय सलाहकार पैनल का 22 अक्टूबर 2020 को गठन किया। ठीक है, पैनल का नेतृत्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार करेंगे।
देश में योग्य शहरी नियोजकों की उपलब्धता, मांग, आपूर्ति की जांच करेंगे। तो आपको याद रखना है, शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली सुधार के लिए जो पैनल गठित किया गया है उसके अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार। अब बात करते हैं अब अगली समिति के बारे में, ब्याज दरों में माफी पर राजीव महर्षि समिति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। केंद्र सरकार ने मॉरेटोरियम की अवधि में ऋण की ब्याज दरों में माफी और ब्याज दरों में ब्याज न लिए जाने सहित अन्य मुद्दों पर सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन 10 सितंबर 2020 को किया, ठीक है। भारत के पूर्व सीएजी कैग राजीव महर्षि को समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यह समिति पूरे मामले का आकलन करेगी ताकि इस मामले में जो भी निर्णय लिया जाए वो सही ढंग से और तेजी से लिया जा सके। समिति में राजीव महर्षि, IIM अहमदाबाद के पूर्व प्रोफेसर, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के पूर्व सदस्य डॉक्टर रविंद्र एच ढोलकिया, स्टेट बैंक और IDBI बैंक के पूर्व प्रबंधक B श्रीराम शामिल है। आगे बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की। जैव ईंधन संचालित विश्व के पहले वाणिज्यिक बूस्टर स्टारडस्ट 1.0 का सफल परीक्षण। 31 जनवरी 2021 को अमेरिकी रॉकेट स्टार्टअप कंपनी ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस द्वारा जैव ईंधन संचालित विश्व के पहले वाणिज्यिक बूस्टर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अमेरिकी स्टार्टअप कंपनी के द्वारा, ठीक है, ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस के द्वारा। तो आपको विकल्प मिल सकते हैं नासा के द्वारा या स्पेस एक्स के द्वारा या इसरो के द्वारा। तो आपको याद रखना ये क्या है? अमेरिका का स्टार्टअप है ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस, ठीक है। स्टारडस्ट 1.0 नामक यह बूस्टर या रॉकेट लगभग 20 फीट लंबा, 250 kg द्रव्यमान वाला है। रॉकेट के प्रक्षेपण में प्रयुक्त जैव ईंधन हानि रहित पूर्णतः कार्बन तटस्थ है। इसके साथ क्यूबसैट नामक माइक्रोपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित इसके माध्यम से किए जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं तटीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेषका का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 9 जनवरी 2021 को चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट चेन्नई में अत्याधुनिक पोस्ट सागर अन्वेषिका का शुभारंभ किया। तो अन्वेषिका का मतलब ही होता है रिसर्च करना, अन्वेषण का मतलब, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम है, ये कहाँ पर इसको शुभारंभ किया गया है? पहली बात तो याद रखेंगे चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में, ठीक है। ये खोज मिशन करेगा, खोज मिशन से संबंधित है यह। इस अनुसंधान जहाज को टीटागढ़ मरीन लिमिटेड कोलकाता द्वारा राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान नियोट चेन्नई के लिए विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं परीक्षण के दौरान स्पेसएक्स के स्टारशिप SN8 रॉकेट में विस्फोट। ये काफ़ी चर्चा में रहा, न्यूज़ में रहा, पूरे विश्व की निगाहें थी स्पेसएक्स की तरफ, लेकिन बाद में क्या हुआ? इसमें विस्फोट हो गया और अपने लक्ष्य को नहीं पा सका। एलॉन मस्क की निजी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स के एक स्टारशिप SN8 रॉकेट में 9 दिसंबर 2020 का परीक्षण के दौरान विस्फोट हो गया। रॉकेट में कोई अंतरिक्ष यात्री सवार नहीं था। परीक्षण के दौरान 40,000 फुट की ऊंचाई तक जाने के पश्चात वापसी पर उतरते समय इसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट के बावजूद एलॉन मस्क ने परीक्षण को शानदार बताते हुए स्टारशिप टीम को बधाई दी, ठीक है। स्पेसएक्स द्वारा मंगल व चंद्रमा की भावी यात्राओं के लिए इन शक्तिशाली रॉकेट का विकास कंपनी के टेक्सास स्थित बोका चिका केंद्र पर किया जा रहा है। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं दुनिया के सबसे तेज इलेक्ट्रिक विमान का सफल परीक्षण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। पूरी तरीके से बिजली से चलने वाले विमान के लिए ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनी रॉल्स रॉयस ने 4 अक्टूबर 2020 को नई तकनीक का सफल परीक्षण किया। ऐसा माना जा रहा है कि इसकी गति लगभग 300 मील प्रति घंटा और यह बिजली से विमान उड़ाने की सबसे तेज गति वाली तकनीक है। इस तकनीक का प्रयोग जिन प्लेन कोर पर किया गया उसे आयरन बर्ड नाम दिया गया है। याद रखना, उनको क्या नाम दिया गया है? आयरन बर्ड नाम दिया गया है। इसकी उड़ान के लिए इतनी ऊर्जा उपयोग हुई जितने में 250 घरों की बिजली सप्लाई पूरी की जा सकती थी। कंपनी ने ब्रिटेन की मोटर कंपनी यासा और उड्डयन क्षेत्र के स्टार्टअप इलेक्ट्रोफ्लाइट के साथ इंजन विकसित किया है। तो इतने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखिएगा। क्या कहा जाता है इस तकनीक वाले प्लेन कोर को? आयरन बर्ड। किसने इसको शुरू किया है? किसने यह नया परीक्षण किया है? तो आपको याद रखना है ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनी रॉल्स रॉयस ने। क्लियर? जो यह बिजली से चलने वाला विमान है एक बार में 320 किलोमीटर दूरी तय करने की क्षमता है और इसकी अधिकतम गति हो सकती है 480 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर 19 अक्टूबर 2020 को नीति आयोग ने अमेजन वेब सर्विस AWS के सहयोग से एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर
CIC की स्थापना की घोषणा की है। इस केंद्र की स्थापना का उद्देश्य डिजिटल इनोवेशन के माध्यम से विभिन्न सामाजिक चुनौतियों से निपटना है। नीति आयोग द्वारा स्थापित यह केंद्र भारत में पहला AWS CIC है तथा राष्ट्रीय स्तर पर भी इस प्रकार का यह पहला केंद्र है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है किसके साथ मिलकर भारत CIC इनोवेशन सेंटर स्थापित करेगा। तो आपको ज्ञात होना चाहिए अमेजन वेब सर्विस के साथ मिलकर। ठीक है, अब बात करते हैं गेहूं की किस्म MACS मैक्स 6478। अक्टूबर 2020 में भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक स्वास्थ्य संस्थान अघारकर या अगरकर होता है एक्चुअली, अगरकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा मैक्स 6478 नामक गेहूं की नई किस्म विकसित की है। इस किस्म ने महाराष्ट्र में के एक गांव करखोम में किसानों की फसल की पैदावार को दोगुना कर दिया था। ठीक है, याद रखना है नव विकसित सामान्य गेहूं 110 दिन में परिपक्व हो जाता है तथा यह पत्ती और तने में रतुआ रोग के लिए प्रतिरोधी है। तो अगर GS में पूछा जाए रतुआ रोग किस फसल का है तो आपको ज्ञात होना चाहिए गेहूं का। अब बात करते हैं केरल में नई 12 लकड़ी की जड़ी बूटी की खोज। शोधकर्ताओं के एक दल ने 9 अक्टूबर 2020 को केरल में कासरगोड जिले में उत्तरी लेटेराइट पठार से 12 लकड़ी की जड़ी बूटी की एक नई प्रजाति की खोज की जानकारी दी। कासरगोड में पुष्पी पौधे को अनंत पद्मनाभन स्वामी मंदिर के नाम पर लेपिडा गैथिस अनंतपुरमेंसिस कहा जाता है। यह पौधा जीनस लेपिडा जैथिस और परिवार एक्केंथेसिस के अंतर्गत आता है। भारत में इस प्रजाति के 33 प्रकार के पौधे हैं, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पहली बार मानव के साथ हाइपर लूप का परीक्षण। अमेरिका के लास वेगास में 10 नवंबर 2020 को पहली बार वर्जिन हाइपर लूप पर मानव यात्री बैठाकर परीक्षण किया गया। यह परीक्षण इस तकनीक को मानव उपयोग के लिए शुरू करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको याद रखें, कहाँ किया गया, ये अमेरिका के लास वेगास में। परीक्षण 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर हुआ। हालांकि दावा किया जा रहा है कि इस हाइपर लूप पर 960 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आवागमन हो सकेगा। ठीक है, वर्जिन हाइपर लूप ने कम स्पीड का कारण अपने छोटे मार्ग को बताया। यह भी केवल 500 मीटर लंबा है। अधिकतम गति के परीक्षण के लिए जो मार्ग है वह लगभग 100 किलोमीटर लंबा होना चाहिए। ठीक है, कंपनी के प्रमुख तकनीक अधिकारी जोस जिंगल और सारा लुशियन इस पहले मानव परीक्षण में शामिल हुए। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद रखिएगा। उन्हें 2 लोगों के बैठने जितने बड़े हाइपरलूप पॉड में सीट बेल्ट बांधकर बिठाया गया था। कंपनी का कहना है कि वह शीघ्र ऐसे ही हाइपरलूप पॉड बना सकेगी जिसे 25 से 30 लोग आराम से बैठकर यात्रा कर सकेंगे। इन्हें ट्रेन के कोच की तरह उपयोग किया जा सकेगा। ठीक है, कंपनी का जो अनुमान है कि वो 2025 तक परीक्षण पूरे कर लेंगे और इनको शुरू कर दिया जाएगा आम नागरिकों के लिए। अब बात करते हैं ये हाइपर लूप तकनीक काम कैसे करती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक वैक्यूम आधारित एक ट्यूब टाइप का होता है, एक पाइप नुमा होता है जिसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत फिर पॉड बनाए जाते हैं। पॉड अर्थात बैठने के लिए कुर्सी होती है, डिब्बा बंद होती है, आपको बेल्ट से बांध दिया जाता है। उसके बाद चूंकि यहाँ पर क्या है, वैक्यूम है और यहाँ पर क्रिएट किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र। तो जो पॉड्स होते हैं जिसमें लोग बैठे हुए ये एकदम हवा में तैरते रहते हैं और इन्हें काफ़ी तेज़ी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि लगभग 600 मील प्रति घंटे की रफ्तार से इन पॉड्स को चलाया जा सकता है। तो अभी हाल में इसका ट्रायल हुआ है, आगे हो सकता है ये तकनीक आपको देखने को मिले। इसके साथ ही आप जानकारी के लिए याद रख सकते हैं कि हाइपरलूप तकनीक पर उद्यमी व इनोवेटर एलॉन मस्क भी 2013 से काम कर रहे हैं। उनके अनुसार 2017 में अमेरिकी सरकार ने उनकी योजना को मौखिक सहमति दी थी। वे न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन DC के लिए इसे बना रहे हैं। इन शहरों के बीच आने जाने में करीब 4 घंटे लगते हैं। एलॉन मस्क का दावा है कि हाइपरलूप तकनीक जब विकसित हो जाएगी, सबके लिए नॉर्मल हो जाएगी, तो 30 मिनट में उस दूरी को कवर किया जा सकेगा। अब बात करते हैं भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रोटोटाइप कार। इसको किसने विकसित किया? इसको विकसित किया गया है CSIR और KPIT के द्वारा। ठीक है, इसे विकसित किया है। ये पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रोटोटाइप कार है। यह कार CSI नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में स्वदेशी रूप से विकसित की गई सेल स्टैक पर आधारित है। ठीक है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है? सेल स्टैक। यह ईंधन सेल एक कम तापमान प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन प्रकार का ईंधन सेल है जो 65 से 75 डिग्री सेल्सियस पर
संचालित होता है जो वाहनों के लिए उपयुक्त है। क्लियर। आगे बात करते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। नासा का रोवर परसीवरेंस मंगल ग्रह पर पहुंचा। मंगल ग्रह पर जीवन खोजने के अभियान में लगी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का रोवर परसीवरेंस 18 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह पर सफल लैंडिंग का इतिहास रचा। इसी के साथ अमेरिका मंगल ग्रह पर सबसे अधिक रोवर भेजने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। कार के आकार का 1025 किलोमीटर वजनी रोवर परसीवरेंस मंगल ग्रह पर जिस स्थान पर उतरा उस क्रेटर का नाम क्या था? उसका क्रेटर का नाम याद रखेंगे क्या था? J0 क्रेटर। इसकी चौड़ाई कितनी थी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके साथ ही रोवर परसीवरेंस में रखकर एक छोटा ड्रोन हेलीकॉप्टर इंजेन्युटी भी भेजा गया था। ठीक है, इंजेन्युटी वहां उड़ानें भरेगा और हवाई सर्वे करेगा। अमेरिका के इस मंगल मिशन में भारतीय मूल के वैज्ञानिकों का भी दबदबा रहा। परसीवरेंस को मंगल की सतह पर उतारने में भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक स्वाति मोहन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने रोवर के नेविगेशन और कंट्रोल ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई। ठीक है, स्वाति मोहन के अनुसार नेविगेशन और कंट्रोल किसी भी मिशन या ऑपरेशन के लिए आंख और कान होता है। इसमें किसी भी तरह की चूक पूरे मिशन की दिशा बदल सकती है। अब बात करते हैं स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी का शुभारंभ। फरवरी 2021 में नया अंतर सरकारी संगठन स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी स्कायो को शुरू किया गया। यह रेडियो खगोल विज्ञान को समर्पित होने वाला दुनिया का दूसरा अंतर सरकारी संगठन है। इस ऑब्जर्वेटरी का लक्ष्य 2 रेडियो टेलीस्कोप नेटवर्क का निर्माण संचालन करना है जो अब तक की कल्पना में सबसे बड़े और सबसे जटिल नेटवर्क होंगे। इन दोनों नेटवर्क के साथ इस अंतर सरकारी संगठन से ब्रह्मांड के बारे में कुछ बुनियादी प्रश्नों के उत्तर मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। दोनों नेटवर्क दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया पर आधारित होंगे। तो आपको याद रखना है कहाँ पर आधारित होंगे? दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। एरे ऑब्जर्वेटरी का मुख्यालय ब्रिटेन में होगा। इसके पहले चरण का निर्माण 2027 तक पूरा होने का अनुमान है। वर्ष 2025 तक इस संगठन द्वारा प्रारंभिक विज्ञान सत्यापन परिणाम प्राप्त करने की उम्मीद है। तो जो आपको विज्ञान संबंधी सत्यापन करने हैं वो 2025 तक हो जाएंगे। जो प्रथम चरण है वो 2027 तक पूरा हो जाएगा। एरे ऑब्जर्वेटरी का मुख्यालय कहाँ रहेगा? ब्रिटेन में रहेगा। जो ये स्काव है ये 5 दशकों से अधिक समय तक संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। वर्तमान में इसमें 17 देश शामिल हैं जिसमें हमारा प्यारा भारत भी शामिल है। याद रखेंगे, भारत राष्ट्रीय समन्वय स्तर पर स्कायो में हिस्सा ले रहा है जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स ने किया है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी का वैज्ञानिक उद्देश्य ब्रह्मांड के विकास की मानवीय समझ को बेहतर करने के साथ साथ अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा प्रस्तावित सिद्धांतों का परीक्षण करने के लिए गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करना है। अब बात करते हैं, स्पेस एक्स ने लॉन्च किए रिकॉर्ड 143 उपग्रह। काफ़ी चर्चा में था ये। अमेरिका की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स ने 24 जनवरी 2021 को 143 छोटे उपग्रहों को ले जाने वाले ट्रांसपोर्टर 1 नामक अपने महत्वाकांक्षी राइट शेयर मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और एक ही रॉकेट में कई उपग्रहों को लॉन्च करने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस प्रक्षेपण के साथ स्पेसएक्स ने फरवरी 2017 में इसरो द्वारा एक ही मिशन PSLV द्वारा जो 104 उपग्रह भेजने का जो रिकॉर्ड था इसरो का उसको तोड़ दिया है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, 2017 में इसरो ने PSLV के द्वारा 104 उपग्रह प्रक्षेपित किए थे और हाल में ही स्पेसएक्स ने जनवरी 2021 में 143 उपग्रह लॉन्च कर भारत के इसरो के इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ठीक है, स्पेसएक्स ने किस रॉकेट का प्रयोग किया? इसके लिए प्रयोग किया गया है फाल्कन 9 का, याद रखिएगा। अब बात करते हैं, क्षुद्र ग्रह रियोगी के मिट्टी का नमूना लेकर पृथ्वी पर वापस लौटा हायाबुसा 2। पृथ्वी के निकट के रियोगी क्षुद्र ग्रह की सतह से मिट्टी के नमूने लाने के लिए जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा द्वारा 3 दिसंबर 2014 को प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान हायाबुसा 2 अपना मिशन पूरा करके 5 दिसंबर 2020 को पृथ्वी पर सफलतापूर्वक लौट आया है। तो आपको याद रखना है किसके लिए इसको लॉन्च किया गया था? रियोगी क्षुद्र ग्रह के लिए। ठीक है, एस्ट्रॉयड के लिए इसको लॉन्च किया गया था। नासा की स्पेस एजेंसी का नाम देख लीजिए, जाक्सा है, और अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? हायाबुसा 2। क्लियर हो गया।
अब बात करते हैं अमेरिकी चंद्र मिशन आर्टेमिस की। 5 दशक के अंतराल के पश्चात अमेरिका वर्ष 2024 में चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को पहुंचाने के लक्ष्य पर कार्य कर रहा है। इसे आर्टेमिस मिशन का नाम दिया गया है। तो आपको याद रखना है, चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए जो मिशन अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया उसका नाम है आर्टेमिस। ठीक है, इस मिशन के लिए 18 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन नासा द्वारा हाल ही में किया गया है। इसमें भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक राजाचारी भी शामिल है। तो राजाचारी का नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आर्टेमिस अभियान के तहत पहले आर्टेमिस 1 का प्रक्षेपण 2021 में ही होगा, जिसके द्वारा केवल अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर भेजा जाएगा, जबकि दूसरे चरण में आर्टेमिस 2 के द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की कक्षा में भेजा जाएगा। तो यानी पहले मिशन में केवल ट्रायल होगा जो 2021 में होगा, और जो रियल मिशन है वो 2024 में भेजा जाएगा। ठीक है, तीसरे चरण में आर्टेमिस 3 के तहत अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर कदम रखेंगे। इसमें कोई महिला अंतरिक्ष यात्री भी शामिल होगी। यह अंतरिक्ष यात्री ओरियन नाम की कैप्सूल में अति शक्तिशाली रॉकेट SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के द्वारा चंद्रमा की यात्रा करेंगे। 1972 के पश्चात यह पहला अवसर होगा जब किसी मानव के चरण चंद्रमा की सतह पर पड़ेंगे। तो पहली बार कब पड़े थे? 1972 में। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग व एडविन बुज एल्ड्रिन थे, जो नासा के अपोलो 11 मिशन के तहत 26 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, साइड डिटेल याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसके सहित कुल 12 अंतरिक्ष यात्री अमेरिका अभियानों के अंतर्गत चंद्रमा की सतह पर अब तक उतर चुके हैं। इसमें अंतिम जीन सर्जन व हैरिन स्मिथ थे, जो अपोलो 17 द्वारा 14 दिसंबर 1972 को चंद्रमा की सतह पर उतरे थे। ठीक है, तो ये वाले भी याद रखिएगा, अंतिम हो सकता है पूछ जाए क्योंकि ये कम लोगों को याद है। आगे बात करते हैं, रूस ने अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट अंगारा A5 का परीक्षण किया। रूस ने अपनी सर्वाधिक शक्तिशाली प्रक्षेपण यान अंगारा A5 का सफल परीक्षण 14 दिसंबर 2020 को किया। हैवी लिफ्ट रॉकेट अंगारा 5 ने इस परीक्षण के तहत डमी पेलोड को पृथ्वी की निचली सतह में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। अंगारा A5 का दूसरा परीक्षण, इसका पहला परीक्षण 6 वर्ष पूर्व 23 दिसंबर 2014 को किया गया था। तो ये दूसरा है, याद रखेंगे। पहला कब किया गया था? इसका दूसरा परीक्षण 6 वर्ष पूर्व 23 दिसंबर 2014 को। आगे बात करते हैं, चीन के चांगाई 5 मिशन चंद्रमा से मिट्टी और चट्टानों का नमूना लेकर धरती पर लौटा। चीन द्वारा 23 नवंबर 2020 को प्रक्षेपित चांगाई 5 चंद्रमा की सतह से मिट्टी व चट्टानों का नमूना लेकर 16 दिसंबर 2020 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस लौट आया। इसमें रोबोटिक लैंडर असेंडर 1 दिसंबर 2020 को चंद्रमा के फार साइड में सतह पर उतरा था। तो कौन सी सतह पर उतरा था? फार साइड पे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना है। ठीक है, वो सतह जो दिखती है वो फार साइड है, और डार्क साइड भारत ने एक मिशन भेजा था लेकिन वह असफल रहा था, तो याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, बुध ग्रह की ओर अग्रसर बेपी कोलंबो अंतरिक्षयान शुक्र के निकट पहुंचा। सूर्य के निकट बुध ग्रह मरकरी की ओर अग्रसर यूरोप व जापान का संयुक्त स्पेसक्राफ्ट बेपी कोलंबो अक्टूबर में शुक्र वीनस के करीब था। 15 अक्टूबर को यह इससे 10,720 किलोमीटर की दूरी पर था। तो आपको याद रखना है, ठीक है, किसका यह ज्वाइंट वेंचर है? यूरोप और जापान का। जो बेपी कोलंबो अंतरिक्षयान है ये पुनः अगस्त 2021 में वीनस के निकट से गुजरेगा और 552 किलोमीटर की निकटतम दूरी पर होगा। 5 दिसंबर 2025 को यह बुध की कक्षा में पहुंचेगा। क्लियर हो गया? शायद मैंने वीनस बोल दिया, याद रखिएगा मरकरी है। ठीक है, बुध की बात कर रहे हैं ये। इसके साथ ही आप याद रख सकते हैं, बेपी कोलंबो का यह नामकरण इटली के महान गणितज्ञ प्रोफेसर कोलंबो, जिन्होंने मरकरी के रोटेशन के संबंध में महत्वपूर्ण खोज की थी, के नाम पर किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं, नासा और नोकिया चंद्रमा पर स्थापित करेंगे 4G नेटवर्क। तो बस इतने ही लाइन इंपॉर्टेंट हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने नोकिया को वर्ष 2022 के अंत में चंद्रमा पर नासा के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला 4G नेटवर्क स्थापित करने के लिए चुना है। ठीक है, तो नासा ने किसको चुना है? नोकिया को। और 4G नेटवर्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? चंद्रमा पर। तो इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, SS कल्पना चावला कार्गो अंतरिक्षयान 2 अक्टूबर 2020 को नासा ने भारतीय मूल की दिवंगत अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर एक वाणिज्यिक कार्गो अंतरिक्षयान SS कल्पना चावला को लॉन्च किया। इस अंतरिक्षयान ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 4 टन कार्गो का परिवहन किया है।
तो पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। किसने किया है? नासा ने यह नामकरण दिया है SS कल्पना चावला, ठीक है। कार्गो अंतरिक्षयान है ये। सिग्नस यान SS कल्पना चावला को NG-14 मिशन के लिए एंटेना रॉकेट के साथ मिड अटलांटिक रीजनल स्पेस पोर्ट में वर्जीनिया में नासा की वोल्फ्स उड़ान सुविधा से लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं रक्षा और प्रतिरक्षा संबंधित मुद्दों पर। हेलिना व दूरभाष का सफल परीक्षण। तो हेलिना और दूरभाष काफ़ी चर्चा में है, याद रखिएगा, ठीक है। हेलिना का फुल फॉर्म क्या होता है? हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग, याद रखिएगा, ठीक है। हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग है हेलिना का फुल फॉर्म। राजस्थान के पोखरण में 19 फरवरी 2021 को किसी भी टैंक को ध्वस्त करने में सक्षम मिसाइल हेलिना दूरभाष का सफल परीक्षण किया गया। DRDO के अनुसार सेना और वायुसेना द्वारा संयुक्त परीक्षण में देश में ही विकसित इन मिसाइलों ने सटीक निशाना लगाना लक्ष्य को ध्वस्त कर दिया है, ठीक है। इसके साथ ही हेलिना और दूरभाष के सेना वायुसेना में शामिल होने का जो मार्ग था वह अब प्रशस्त हो गया है। हेलीकॉप्टर से दागे जाने के कारण नाग पीढ़ी की इस मिसाइल का नाम हेलिना रखा गया। देखिए, जो मैंने आपको बताया वही बात लिखी है। DRDO कहना है कि यह मिसाइल हर मौसम में लक्ष्य को भेद सकती है। देश में ही निर्मित यह मिसाइल तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट पर आधारित है। इसमें क्या लगा रहता है? इसमें इंफ्रारेड लगा रहता है, तो एक बार आप इसको फायर कर दीजिए, उसके बाद ये अपने लक्ष्य को भेद ही देती है कि तकनीक पर काम करती है। युद्ध क्षेत्र में दुश्मनों के टैंक को एक एक कर ध्वस्त करने में यह पूरी तरीके से सक्षम है। अब बात करते हैं VLSRS-AM मिसाइल के 2 सिस्टम का जो सफल परीक्षण किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 23 फरवरी 2021 को वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRMAM के सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के तट से इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से एक स्टैटिक वर्टिकल लॉन्चर से किया गया है। क्लियर हो गया? यह मिसाइल को भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है। VLSRS-AM का लक्ष्य समुद्री स्किमिंग लक्ष्यों के सहित निकट सीमाओं पर विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करना है। तो आपको याद रखना है VLSRS-AM, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। क्या है इसका फुल फॉर्म? VL अर्थात वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। अब बात करते हैं भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल अस्मी। DRDO और भारतीय सेना ने 15 जनवरी 2021 को संयुक्त रूप से भारत की पहली स्वदेश 9mm मशीन पिस्टल को विकसित किया है, ठीक है। अस्मी नाम की यह पिस्टल 100 मीटर की दूरी तक फायर कर सकती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस पिस्टल को इन्फेंट्री स्कूल महू और DRDO के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे द्वारा 4 माह के अंदर डिजाइन किया गया है, विकसित किया गया है। आपको याद रखना है, ठीक है। कितने mm की है? 9mm की। अब बात करते हैं भारत इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से MRSAM रक्षा प्रणाली का परीक्षण। भारत और इजराइल ने संयुक्त रूप से 5 जनवरी 2021 को एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण किया, ठीक है। MRSAM मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO और इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI द्वारा संयुक्त रूप से दुश्मनों के देशों पर हवाई हमले से निपटने के लिए इसको विकसित किया गया। तो किसी से विकसित किया है इसको? एक तो विकसित किया गया इजराइल के द्वारा और भारत के DRDO के द्वारा। क्लियर हो गया? प्रधानमंत्री ने सेना को अर्जुन MK-1A टैंक सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2021 को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में एक समारोह में स्वदेशी मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन MK-1A टैंक को सेना को समर्पित किया। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने DRDO की इकाई स्थित चेन्नई लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा डिजाइन और विकसित टैंक के मॉडल को प्राप्त किया, ठीक है। अर्जुन टैंक आत्मनिर्भर भारत अभियान का सफल परिणाम है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय की बैठक में 118 उन्नत अर्जुन मार्क 1A टैंक को भारतीय सेना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। आपको याद रखना है 118 उन्नत जो अर्जुन टैंक है उनको भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। अब बात करते हैं स्वदेशी युद्धपोत हिमगिरी का जलावतरण। भारतीय नौसेना के लिए एक और उन्नत स्टील फ्रिगेट हिमगिरी का जलावतरण 14 दिसंबर 2020 को कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में किया गया। स्टील फ्रिगेट का मतलब क्या है? यह जल्दी से किसी भी अन्य देश के द्वारा जो रडार लगाए जाते हैं उसमें नहीं आएगा, ठीक है। रडार को चकमा देने में सक्षम है हिमगिरी, ठीक है।
नीलगिरी श्रेणी के इस युद्धपोत का निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी GRSE द्वारा किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत व अन्य उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में इसका जलावतरण CDS बिपिन रावत की पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत ने किया। इसके साथ ही हुगली नदी के जल के साथ इस पोत का संपर्क हुआ। ठीक है, तो कहाँ पे इसका जलावतरण किया गया है? हुगली नदी में। हिमगिरी युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत GRSE द्वारा निर्माण किए जाने वाले 3 स्टील युद्धपोतों में से पहला है। तो आपको याद रखना प्रोजेक्ट का नाम क्या है? 17A। आगे बात करते हैं भारतीय नौसेना द्वारा सहायक NG का सफल परीक्षण। भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 30 दिसंबर 2020 को भारत के गोवा तट से IL-38SG विमान द्वारा सहायक NG का पहला सफल परीक्षण किया। सहायक NG भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एयर ड्रोन कंटेनर है। ठीक है, याद रखना है, एयर ड्रोप्ड कंटेनर है सहायक NG। अब बात करते हैं स्मार्ट एंड एयर फील्ड वेपन शॉ के बारे में। इसका सफल परीक्षण हाल ही में किया गया। DRDO ने 21 जनवरी 2021 को उड़ीसा तट से स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयर फील्ड वेपन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में शॉ बोलते हैं, इसे कैप्टिव और रिलीज उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 125 kg इसका वजन है, याद रखेंगे। इसके साथ ही याद रख सकते हैं DRDO द्वारा विगत पिछले 5 वर्षों में 100 का यह 9वां परीक्षण है। पहला परीक्षण कब किया गया था? 2016 में। ठीक है, 100 स्वदेशी रूप से DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत जो हैदराबाद में स्थित है उसके द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। आगे बात करते हैं, DRDO ने पहले हैवी वेट टारपीडो वरुणास्त्र को दिखाई हरी झंडी। डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने 26 नवंबर 2020 को हैवी वेट टारपीडो वरुणास्त्र को पहली उत्पादन इकाई को इसको मंजूरी प्रदान की। वरुणास्त्र को DRDO के नौसेना विज्ञान एवं तकनीक प्रयोगशाला NSTL द्वारा डिजाइन और तैयार किया गया है, जबकि भारत डायनामिक्स लिमिटेड विशाखापट्टनम ने इस टारपीडो का निर्माण किया है। ठीक है, लगभग पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से निर्मित 95% स्वदेशी तकनीक से निर्मित किया गया है। इसका जो वरुणास्त्र है इसकी प्रति घंटे गति कितनी है? 74 किलोमीटर। ठीक है, वजन कितना है? 250 किलो तक का वार हेड ये अपने साथ ले जा सकता है। क्लियर। आगे बात करते हैं, पहली विकिरण रोधी मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण। 9 अक्टूबर 2020 को देश की पहली विकिरण रोधी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का उड़ीसा के तट पर दूर अंतरिम परीक्षण रेंज बालासोर से सफल परीक्षण किया गया। तो एंटी रेडिएशन है तो जल्दी से किसी अन्य देश के रडार में यह नहीं आएगी। रुद्रम 1 का परीक्षण भारतीय वायुसेना के विमान सुकोई 30 MKI के द्वारा किया गया, जो किसी भी ऊंचाई से दागी जा सकती है। रुद्रम मिसाइल की लंबाई याद रख सकते हैं 5.5 मीटर है। इसका वजन 140 किलोग्राम है। अब बात करते हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का फाइनल परीक्षण। स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM नाग का फाइनल यूजर्स ट्रायल राजस्थान के पोखरण रेंज में 22 अक्टूबर 2020 को किया गया। सेना व DRDO के अधिकारियों की उपस्थिति में किए गए फाइनल परीक्षण के तहत मिसाइलों के साथ जोड़े गए वॉरहेड ने एक लक्षित टैंक को निशाना बनाया। ठीक है, नाग मिसाइल का सफल परीक्षण विशेष नाग कैरियर नामिका द्वारा किया गया। तो ये पूछा सकता है कि कौन सा कैरियर प्रयोग किया गया था, तो नाम है इसका नामिका। ठीक है, इंफ्रारेड सिस्टम युक्त होने के कारण यह मिसाइल अपने लक्ष्य की पहचान आसानी से कर सकती है, इसीलिए इस टेक्निक को कहा जाता है फायर एंड फॉरगेट, क्योंकि यह जो निशाना है वह एकदम सटीक लगाती है। नाग मिसाइल का उत्पादन जहां सार्वजनिक उपक्रम भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL द्वारा किया जाएगा, इसके कैरियर नामिका का उत्पादन मेडक स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में किया जाएगा। ठीक है, नामिका का जो उत्पादन है वो मेडक में किया जाएगा, जबकि जो आपकी नाग मिसाइल है उसका उत्पादन किया जाएगा भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा। अब बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड अटैक परीक्षण का सफल संस्करण का जो है वो सफल परीक्षण किया गया। भारतीय सेना ने 24 नवंबर 2020 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सतह से हमला करने वाले सफल परीक्षण किया है। पिछले हफ्ते ही भारत ने उड़ीसा से त्वरित प्रतिक्रिया देने वाले सतह से हवा मार करने वाले ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का समुद्र को मार करने वाले संस्करण का परीक्षण। स्वदेशी मिसाइलों के परीक्षण में श्रृंखला में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के समुद्र से मार करने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया। तो अभी हमने सतह से हवा पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं इसका कहाँ से सफल परीक्षण किया गया।
याद रखना है आपको, जल से, ठीक है, जल से यानी समुद्र से। यह परीक्षण नौसेना के स्टील डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई से किया गया। आगे बात करते हैं, ज्ञातव्य है कि ब्रह्मोस मिसाइल को जमीन के अतिरिक्त पनडुब्बी युद्धपोत विमान से भी लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। नौसैनिक पोत से किए गए उपयुक्त परीक्षण पूर्व ब्रह्मोस मिसाइल का पिछला परीक्षण 30 सितंबर 2020 को बालासोर में एकीकृत परीक्षण रेंज GTR द्वारा किया गया, जो इसके सतह से सतह मार करने वाला संस्करण था। तो हमने पढ़ लिया सारा। अगर पूछा जाए सबसे लास्ट वाला कौन सा परीक्षण था, तो आपको याद रखना समुद्र से किया गया, ठीक है, जल से किया गया इसका सबसे लास्ट वाला परीक्षण। अब बात करते हैं पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण। DRDO द्वारा इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल प्रोग्राम के तहत विकसित सतह से सतह मार करने वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रिकालीन परीक्षण उड़ीसा के बारासोल जिले के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से 16 अक्टूबर 2020 को किया गया। बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं K-15 मिसाइल के जमीनी संस्करण शौर्य का परीक्षण किया गया। चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ाने की दिशा में अग्रसर भारत ने स्वदेश निर्मित सौर मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर एकीकृत परीक्षण रेंज इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से 3 अक्टूबर 2020 को किया। 10 मीटर लंबी, 74 सेंटीमीटर व्यास और 6.2 टन वजन वाली मिसाइल पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली स्वदेशी K-15 बैलिस्टिक मिसाइल का भूमि से प्रयोग किए जाने वाला संस्करण है, याद रखिएगा। अगला टॉपिक है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो स्मार्ट का सफल परीक्षण। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेश निर्मित एक सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो स्मार्ट का सफल परीक्षण 5 अक्टूबर 2020 को किया। यह परीक्षण उड़ीसा के तट के निकट स्थित व्हीलर द्वीप से किया गया, ठीक है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 650 किलोमीटर की दूरी तक। क्लियर है। आगे देखते हैं पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण। भारत ने पिनाका रॉकेट के प्रणाली के उन्नत संस्करण का 4 नवंबर 2020 को सफल परीक्षण किया। इसको DRDO ने स्वदेशी रूप से तैयार किया है, ठीक है, याद रखना है। परीक्षण उड़ीसा तट पर चांदीपुर में जो ITR है, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है, वहां से किया गया। पिनाका रॉकेट सिस्टम का यह उन्नत संस्करण मौजूदा पिनाका MKI का स्थान लेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो नया वाला है वो कौन है? पिनाका है। इसके पहले पिनाका MKI का किया गया था, ये उससे ज़्यादा जो नया वाला पिनाका है उससे ज़्यादा उन्नत है। अब बात करते हैं INS कावरती नौसेना में शामिल स्वदेश निर्मित एंटी सबमरीन युद्धपोत INS कावरती इंडियन नेवल शिप कावरती को 22 अक्टूबर 2020 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। थल सेना अध्यक्ष MN नरवणे ने विशाखापट्टनम में इसे औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया। कोलकाता स्थित गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा प्रोजेक्ट 28 के तहत निर्मित 4 कमोर्टा क्लास युद्धपोत में यह चौथा व अंतिम स्टील युद्धपोत है, ठीक है। इसका निर्माण 90% स्वदेशी तकनीक से किया गया है। इस श्रेणी में जो पहले 3 युद्धपोत थे वो कौन कौन से थे, याद रखेंगे। INS कमोर्टा, कदमत, INS किल्तान, ठीक है, जो सभी गार्डन रीच शिप बिल्डर द्वारा निर्मित हैं। INS कावरती का नामकरण किस आधार पर किया गया? इसका नामकरण लक्षद्वीप की राजधानी कावरती के नाम पर किया गया। यह नामकरण भारतीय नौसेना के इसी नाम के एक अन्य युद्धपोत जिसे 1986 में नौसेना से हटा दिया गया उसके नाम पर भी किया गया है। क्लियर हो गया। कमोर्ता श्रेणी के 4 युद्धपोतों कमोर्ता, कदमत, किल्तान व कावरती का नामकरण अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप क्षेत्र के द्वीपों के नाम पर है। तो ये भी याद रख सकते हैं और इसको तो आप याद रखेंगे ही। अब बात करते हैं सैंट मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया गया है। भारत ने 19 अक्टूबर 2020 को उड़ीसा तट से दूर स्थित स्वदेशी रूप से विकसित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, जिसे शॉर्ट में सैंट बोलते हैं, याद रखेंगे, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के लिए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। सैंट मिसाइल एक उन्नत नॉड माउंटेड साधक जैसे लेस हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग, जिसे शॉर्ट में हेलिना बोलते हैं, उस मिसाइल का उन्नत संस्करण है। तो सैंट क्या है? हेलिना का ही उन्नत वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है। आगे बात करते हैं ICGS कलकत्ता बरुआ तटरक्षक बल में शामिल। भारतीय तटरक्षक बल की पेट्रोलिंग शक्ति में वृद्धि सितंबर 2020 में उस समय हुई जब स्वदेश निर्मित तेज शक्ति पोत फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS कलकत्ता बरुआ को औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल किया गया, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप का नाम क्या है? कनकलता
इसको औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल किया गया है। कोलकाता स्थित गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित इस गश्ती पोत को 30 सितंबर 2020 को कलकत्ता में एक कार्यक्रम के तहत तटरक्षक बल में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। ठीक है, इनका नाम किस पर रखा गया है? इस पोत का नामकरण असम की 17 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ, जिसे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोली मार दी गई थी, उनके नाम पर किया गया है। ठीक है, इन्हीं के नाम पर एक अन्य गश्ती पोस्ट ICGS कनकलता बरुआ 1997 में तटरक्षक बल में शामिल किया गया था, जो 20 वर्ष की सेवा देने के पश्चात 2017 में सेवा से हटा दिया गया था। ठीक है, ICGS कनकलता बरुआ गार्डन रीच बिल्डर द्वारा निर्मित 5 फास्ट पेट्रोलिंग वेसल्स FPV में 5वां और अंतिम गश्ती पोत है। अब बात करते हैं तटरक्षक बल हेतु अपतटीय गश्ती पोत विग्रह का जलावतरण। भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक अपतटीय गश्ती पोत ऑफशोर पेट्रोल वेसल विग्रह की औपचारिक लॉन्चिंग 6 अक्टूबर 2020 को चेन्नई के निकट कट्टुपल्ली तट पर हुई। ठीक है, याद रखेंगे। इसके साथ ही आप याद रख सकते हैं यह पोत का निर्माण निजी क्षेत्र की कंपनी लार्सन एंड टूब्रो यानी LNT द्वारा किया गया है। ठीक है, इसके लिए LNT ने 2015 में रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध किया था। यह पहला ही अवसर था जब पोत के निर्माण के लिए किसी निजी कंपनी को दायित्व रक्षा मंत्रालय के द्वारा सौंपा गया था। तो नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है पोत विग्रह का, जिसे विकसित किया है किसने? LNT ने। चलिए अब सभी इंपॉर्टेंट बुक्स को देख लेते हैं, जरूर इनको सबको पढ़ के जाइएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। ब्यूटीफुल थिंग्स ये लिखी गई है हंटर बिडेन के द्वारा। ठीक है, जो बाइडेन जो है उनके ये बेटे हंटर बिडेन जिन्होंने लिखी है ब्यूटीफुल थिंग्स। आगे है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ, ये किताब लिखी गई दलाई लामा के द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ, ये हामिद अंसारी के द्वारा लिखी गई है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। नाम मिलता जुलता है तो हो सकता है पूछे जाए। नेक्स्ट है अनफिनिश्ड अ मेमोयर, ये अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है डिस्पाइट द स्टेट, यह M राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स, ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है कमला हैरिस द अमेरिकन स्टोरी दैट बिगन ऑफ इंडिया शोर, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। हंसा माखीजानी जैन द्वारा लिखी गई है कमला हैरिस द अमेरिकन स्टोरी दैट बिगन ऑफ इंडिया शोर। नेक्स्ट है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब, इसको तो आपको याद रखना ही रखना है। अगली है इंडिया 2030 द राइज ऑफ राजसिक नेशन, इसको भी याद रखेंगे, ये निबंधों का संग्रह है, मेनली विवेक देवराय का नाम याद रखिएगा। आगे बात करते हैं मनोहर पारिंकर ऑफ द रिकॉर्ड, ये लिखी गई है बामुन सुधा प्रभु के द्वारा, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है इंडिया 71 ईयर टेल द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, ये लिखी गई है R कौशिक के द्वारा। ठीक है, राजदूत थे और इन्होंने अपनी जो राजदूत की जर्नी थी उसी को एक्सप्लेन किया है इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। मोदी इंडिया कॉलिंग 2021, याद रखिएगा विजय जॉली के द्वारा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। किताब लिखी गई है भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी के द्वारा, द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। नेक्स्ट है योर वेस्ट डे इज टुडे, ये अनुपम खेर की बुक है, काफ़ी पुरानी है, आप ऑलरेडी जानते होंगे। नेक्स्ट जो काफ़ी चर्चा में रही आई एम नो मसीहा, ये लिखी गई है सोनू सूद और मीन के अय्यर के द्वारा, तो 2 लोग इसमें शामिल हैं, दोनों के नाम याद रखिएगा। ठीक है, अगला है अनस्क्रिप्टेड कन्वर्जेंस ऑफ लाइफ एंड सिनेमा, ये लिखी गई है विधु विनोद चोपड़ा और अभिजीत जोशी के द्वारा। नेक्स्ट है स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी, ये लिखी गई है अभिनेता कबीर बेदी के द्वारा। अगला है अ प्रॉमिस्ड लैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है अ प्रॉमिस्ड लैंड, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी ये। भारत के जो हमारी जो पार्टी है कांग्रेस और सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इन पर विशेष टिप्पणियाँ की गई थी, इसी कारण चर्चा में रही प्रॉमिस्ड लैंड। याद रखिएगा किसकी है? पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की। नेक्स्ट है बोस्कियाना, ये लिखी गई है यशवंत व्यास के द्वारा। कवि गीतकार गुलजार के जीवन पर आधारित है बोस्कियाना। ठीक है, और बोस्कियाना नाम क्या है? ये बोस्कियाना गुलजार साहब के घर का नाम है। नेक्स्ट है टिल वी विन, ये लिखी गई है दिल्ली के निर्देशक रणदीप गुलेरिया के द्वारा। जो कोविड-19 महामारी के समय जो समस्याएं आई, जिस तरह की इमोशनल फिनोमिना को देखना पड़ा, उस सबको रणदीप गुलेरिया ने टिल वी विन में एक्सप्लेन किया है। आगे बात करते हैं अ न्यू इनिंग्स, ये किताब है
मनोज बडाले और साइमन ह्यूजेस की। ठीक है, नेक्स्ट है दे बिचुआ करनी, अन्य एक नेक काम करने के लिए अपना जीवन समर्पित करना। यह किताब लिखी गई है बाला साहब विखे पाटिल के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। अगली किताब है शशि थरूर जी की द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, हाउ टू बी अ राइटर। ये रस्किन बॉन्ड की किताब है। रस्किन बॉन्ड की अभी हमने एक और किताब पढ़ी है, कौन सी, वो ट्रेन्स और बोट्स वाली, होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। ठीक है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा वो भी लिखी गई, साथ में ये तो लिखी गई है हाउ टू बी ए राइटर। नेक्स्ट है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड। ये है एन के सिंह द्वारा लिखी गई किताब है, इसको भी आप याद रख सकते हैं, हालांकि ये ऑलरेडी याद होगी, काफ़ी पुरानी किताब है। नेक्स्ट है ब्रेकिंग थ्रू अ मेमोयर, ये लिखी गई है ऐसे जज अहलुवाला के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है, ईसर जज अहलुवाला के द्वारा लिखी गई है ब्रेकिंग थ्रू अ मेमोयर। और अभी हमने प्रियंका चोपड़ा की किताब पढ़ी अनफिनिश्ड आ मेमोयर, वो प्रियंका चोपड़ा की है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट, सर्वप्रीत सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ठीक है, द नाइट ऑफ रेस्टलेस स्पिरिट। नेक्स्ट है द खालिस्तानी कॉन्स्पिरेसी, ये लिखी गई है जीबीएस सिद्धू के द्वारा, यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। प्रिपेयरिंग फॉर डेथ, ये लिखी गई है अरुण शौरी के द्वारा, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, स्टीव वॉ के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है द रिपब्लिक एथिक एंड लोकतंत्र के स्वर, रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो हो सकता है पूछ लिया जाए इसको। अनफिनिश्ड, ये प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये जो अभी हमने पढ़ी अनफिनिश्ड अ मेमोयर, ये सेम ही है, इसको 2 बार लिख दिया गया है अलग अलग नाम से, मतलब उसमें फुल नाम लिखा गया, यहाँ पे छोटा नाम लिख दिया गया उसका। नेक्स्ट है वॉइस ऑफ डिसेंट, ये रोमिला थापर की किताब है। नेक्स्ट है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड, विकास खन्ना की किताब है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, विकास खन्ना ने सोनू सूद के साथ मिलकर जितने भी कोविड-19 के कारण जो श्रमिक, जो मजदूर पैदल आ रहे थे, उनको भोजन की व्यवस्था विकास खन्ना के द्वारा की गई। ठीक है, एक दिन में 10-10 हज़ार लोगों का भोजन इनके द्वारा वितरित किया गया। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफ़ी पुरानी किताब, ऑलरेडी याद होगी, जयशंकर प्रसाद के द्वारा, विदेश मंत्री हैं ये। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। नेक्स्ट ही आज़ादी, फ्रीडम फासिस्ट फिक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये किताब है अरुंधति राय की। ठीक है, आज़ादी, फ्रीडम फासिस्ट एंड फिक्शन, अरुंधति राय। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, a lifelong love affairs with the most strong and sophisticated game not to humankind, रामचंद्र गुहा की किताब है। इससे ज़्यादा रामचंद्र गुहा की जो इम्पोर्टेंट किताब है आपको वो याद रखनी है जो हमने अभी पढ़ी थी, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, उसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, उसी का ये पूरा नाम दे रखा है यहाँ पर। आगे है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, ये किसकी है, करण जौहर की है। ठीक है, ये आप जानते हैं करण जौहर कौन है, फिल्म निर्देशक है और निर्माता है। नेक्स्ट है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, ये आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर वेलवी आचार्य ने लिखा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अपने डिप्टी गवर्नर के पद से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट किताब है आपकी थारूरो सोरूस, ये किताब लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। ठीक है, नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश आर्काइव्स, डॉक्टर कल्याण कुमार डे के द्वारा यह किताब लिखी गई है। आगे है परवीन बॉबी अलाइफ, करिश्मा उपाध्याय ने किताब लिखी है। नेक्स्ट है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, योगेंद्र यादव के द्वारा यह किताब लिखी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है मिलानिया एंड मी, राइज एंड फॉल ऑफ माई फ्रेंडशिप विद द फर्स्ट लेडी, स्टेफनी विस्टन। ठीक है, ये मिलानिया की पूर्व सलाहकार थी, तो इसको आप याद रख सकते हैं, हो सकता है पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है क्रिकेट द्रोण, ये किताब लिखी गई जतिन परांजपे और आनंद वासु के द्वारा, ये भी किताब काफ़ी चर्चा में थी। अगला है आपका कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग, सूचना एवं प्रसार मंत्रालय के प्रकाशन विभाग के द्वारा इसको जारी किया गया, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, देखते हैं कुछ काम का है कि नहीं। इस पुस्तक को जो है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग, इसे 11 दिसंबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पुस्तक का विमोचन किया। ठीक है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के कार्यकाल के 30वें वर्ष का इसमें वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है। तो किसका जीवन का वृत्तांत है इसमें, किसके कार्यकाल का, तो आपको याद रखना उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के 30वें कार्यकाल का। ठीक है, 30वें वर्ष के का वृत्तांत है इसमें, 3 वर्षों का, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, हो सकता है पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक का आप ई वर्जन देख सकते हैं। क्लियर हो गया, साथ ही याद रखेंगे आप कि जो इसका ई वर्जन का विमोचन था वो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किया गया, जबकि जो हार्ड कॉपी थी उसका विमोचन किसके द्वारा किया गया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा।
इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे। तो ये है आज का सेशन। साथ ही आपको बता दें, यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए, जो आपकी जो चैनल है टेलीग्राम की, उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्विज कर जाती है, करंट अफेयर्स और जीएस की, इसके साथ ही एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं, आपको गाइडेंस भी प्रदान किया जाता है। क्लियर हो गया? तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने मित्रों से, पार्टियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।